नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के क्रम में ही आज राजस्थान कला संस्कृति का एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो रहता है राजस्थान के रीति रिवाज और यहाँ की प्रमुख प्रथाएं। तो साथियों, इसी प्रथा के अंतर्गत एक प्रथा आती है जिसे हम सती प्रथा के नाम से जानते हैं। अब हालांकि ये जो सती प्रथा है, ये किसी समय जो है एक सामाजिक जन भावना थी, लेकिन धीरे धीरे कैसे ये कुरीति बन गई और कैसे इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन किया गया, तो उसके बारे में हम विस्तार से आज चर्चा करेंगे। तो सती प्रथा जो है ये था क्या? तो जो प्राचीन भारतीय समुदाय थे, तो उन प्राचीन भारतीय समुदायों में एक प्रचलित धार्मिक प्रथा थी। उसमें क्या होता था कि किसी पुरुष की मृत्यु के बाद अब जो उसकी पत्नी थी, वह पत्नी अंतिम संस्कार के दौरान स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से उसकी चिता में स्वयं प्रवेश कर जाती थी और अपना आत्मत्याग कर देती या मृत्यु का वर्ण वो कर देती। इसको हम कहते हैं सती होना। तो पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ जो है अपने प्राण का त्याग कर देना, ये सती प्रथा कहलाता था, जिसको हम सहमरण भी कहते हैं, इसको हम सहगमन भी कहते हैं, इसको हम अन्वारोहण भी कहते हैं। तो कई सारे नाम इसके हैं। अब जो मान्यताएं हैं, उस मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि ये जो इस प्रथा को नाम मिला है सती प्रथा, तो ये देवी सती के नाम पे मिला है। अब देवी सती, जिनको हम दाक्षायणी के नाम से भी जानते हैं, हिंदू ग्रंथों के अनुसार ऐसे ही मान्यता है कि देवी सती के पिता जो थे दक्ष, तो दक्ष ने एक बार देवी सती के पति जो है महादेव शिव, तो महादेव का तिरस्कार कर दिया। तो तिरस्कार करने के बाद देवी सती जो है वो व्यथित हो जाती हैं और व्यथित होने के बाद वो यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपना आत्मदाह कर लेती हैं। तो उस देवी सती के नाम पर इस प्रथा का जो है नाम सती रखा गया। कुछ हमारे जो शिलालेख हैं, कुछ काव्य ग्रंथ हैं, तो उसमें सती शब्द का जो प्रयोग है अपने पति में पूर्ण निष्ठा और भक्ति रखने वाली जो पत्नी होती है उसके लिए भी किया जाता है। तो हम कई बार ये सुनते हैं महिलाओं के लिए सती सावित्री जैसा शब्द। तो ये जो सती है, इसका प्रयोग, सती शब्द का जो प्रयोग है वो पति में पूर्ण निष्ठा और भक्ति रखने वाली जो महिलाएं हैं उसके लिए भी किया जाता है। अब जो सती है, सती को हमने कहा था सहमरण। अब एक और नाम आता है सती के नाम में ही, अनुमरण। तो अनुमरण क्या होता है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु किसी दूर स्थान पर हो जाती है और उसके पति का अंतिम संस्कार उसी स्थान पर कर दिया जाता है, तो पीछे जो महिलाएं हैं, जो पत्नी है उसकी, तो वह पत्नी उस पति की कोई निशानी या उसके चिन्ह के साथ चितारोहण कर लेती थी। इस प्रक्रिया को कहते हैं अनुमरण। और ऐसी जो सतियां होती है, इन सतियों को महासती के नाम से भी जाना जाता है। तो अनुमरण के अंतर्गत जो हमने पहले बात की थी वो था सहमरण। तो सहमरण में पति की चिता के साथ ही पत्नी जो है वो अपने प्राण त्याग देती थी। अनुमरण, पति की मृत्यु कहीं और हो रही है, उसका अंतिम संस्कार वहीं पे हो रहा है, लेकिन पति की कोई निशानी या चिन्ह को साथ लेकर जब पति चितारोहण करती है, पत्नी जो है वो चितारोहण करती है, अपने प्राण त्यागती है, तो इसको हम अनुमरण के नाम से जानते हैं। और ऐसी जो सतियाँ होती है इसको हम महासती के नाम से जानते हैं। एक और शब्द आता है माँ सती। तो माँ सती ये होता है जिसमें कोई महिला अपने मृत पुत्र के साथ अगर वो सती हो रही है, तो इसको हम जो है माँ सती के नाम से जानते हैं। तो तीन तरह की जो है वो सती के उदाहरण आ गए। एक सहमरण, दूसरा अनुमरण और तीसरा माँ सती। अब अगर हम बात करें सती होने के जो साक्ष्य की बात करते हैं कि हमें प्राचीन काल में जो है सती होने के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो पहला जो साक्ष्य हमको मिलता है वो मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र से मिलता है।
अब यहाँ मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र में 510 ईस्वी का एक अभिलेख है, एरण अभिलेख। तो उस एरण अभिलेख में पहली सती का जो है वो जिक्र यहाँ होता है। इसमें यहाँ लिखा है, इसमें यहाँ बताया गया है कि हूणों के विरुद्ध जो युद्ध करते हुए उनके एक सेनापति खत्म हुए थे, गोपराज। तो गोपराज की जो पत्नी है वो सती हुई थी। तो 510 ईस्वी का इस एरण अभिलेख में सती होने के पहले प्रमाण हमको यहाँ मिलते हैं। अब इसी तरह हम जोधपुर में आते हैं। तो जोधपुर का गठियाला अभिलेख है 810 ईस्वी का। तो इस गठियाला अभिलेख में जो सेनापति रणुक है, तो सेनापति रणुक के साथ उनकी जो पत्नी थी संपत देवी, तो उस संपत देवी के सती होने के भी प्रमाण हैं। तो मध्य प्रदेश के सागर क्षेत्र के एरण अभिलेख में पहले साक्ष्य मिलते हैं। जोधपुर के गठियाला अभिलेख में भी आपको सती होने के साक्ष्य मिलते हैं। अब ये सती होने का कारण क्या रहा था, वाकई ये जो है क्यों ऐसी जो है प्रथा ये चली थी। तो कुछ शोधकर्ता ये मानते हैं कि इस प्रथा का प्रचलन मूल रूप से जो मुस्लिम काल था, उस मुस्लिम काल से ही इसका जो है शुरुआत हुई थी। अब क्यों हुई थी शुरुआत, कि यहाँ पर जब हमारे विदेशी आक्रांता, विदेशी आक्रमणकारी जब उन्होंने हिंदुस्तान पर लगातार हमला किया था, तो हमला करने के बाद वो यहाँ पर आतंक मचाना उन्होंने शुरू कर दिया। अब आतंक मचाने के साथ ही वो जब पुरुषों की हत्या करते थे, तो हत्या करने के बाद जो उनकी महिलाएं होती थी, उन महिलाओं का वो अपहरण कर लेते। अपहरण करने के बाद उनसे दुर्व्यवहार वो करते थे। तो अधिकांश महिलाएं जो हैं उनके हाथ आने से पहले ही अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत, अपने आत्मसम्मान को महत्वपूर्ण समझकर उन मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनके हाथ लगने से पहले ही वो महिलाएं जो है अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए पति की चिता के साथ जो है आत्मत्याग कर देती थी। तो आत्मत्याग करने के लिए वो महिलाएं विवश हो जाती। तो यहाँ से कुछ जो है वो सती होने के जो है कारण ये हमको नज़र आते हैं कि वो उनकी व्यवस्था होती थी कि वो विदेशी या पर पुरुष के हाथ वो नहीं आती थी। अपने इज्जत, अपने मान सम्मान को जो है वो अधिक महत्वपूर्ण मानती थी। अब उसी तरह अगर हम बात करते हैं चित्तौड़ की, तो चित्तौड़ पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो पद्मावती को पाने के लिए उसने जो है काफ़ी यहाँ पर नरसंहार किया था। और उस नरसंहार के बाद जब महाराजा जो रतन सिंह थे उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके बाद उनकी जो पत्नी पद्मावती है वो अपनी लाज बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए सभी राजपूत विधवाओं के साथ उन्होंने सामूहिक जौहर किया था। तो ये सम्मान के लिए जो है वो महिलाएं पहले अपने पति की चिता के साथ या जौहर के रूप में जो है अपने आत्मसम्मान को, अपनी इज्जत को वो बचाती थी। अब आने वाले समय में ये उस समय उनकी व्यवस्था थी कि वो महिलाएं जो हैं अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए इस तरह जो है वो जलती चिताओं में या जलती अग्नि में कूदकर अपना आत्मदाह कर देती। लेकिन कालांतर में ये महिलाओं की जो ये स्वैच्छिक व्यवस्था थी, यह स्वैच्छिक व्यवस्था धीरे धीरे अपभ्रंश हो गई और इसने एक सामाजिक रीति का नाम, ये एक सामाजिक रीति सी बन गई। महिलाओं के इस बलिदान को याद रखने के लिए अब जो महिलाएं इस तरह का कार्य करती थी, तो उसके बलिदान को याद रखने के लिए अब क्या करते लोग, उनके उन स्थानों पर मंदिर का निर्माण करवा देते। मंदिर निर्माण कराने के साथ साथ उन महिलाओं को सती कहा जाने लगा। तभी से सती के प्रति जो है लोगों का सम्मान बढ़ने लगा। अब मंदिर बन रहे हैं, उनको सती के नाम से जाना जा रहा है, तो लोगों में जो है उनके प्रति एक सम्मान की भावना बढ़ती गई। और यही कारण था कि सती प्रथा जो है वो मूल रूप से जो है आगे बढ़ती गई। यहाँ पर जो है लोगों के इस सम्मान के कारण अधिक से अधिक जो लोग हैं वो सती प्रथा की ओर अग्रसर हुए थे। हालांकि ये प्रथा जो है, इस प्रथा के लिए हमारा धर्म जिम्मेदार नहीं था। अगर हम धर्म को जिम्मेदार ठहराएं तो धर्म जो है वो इस सती प्रथा के लिए समर्पित नहीं था, इसके लिए जिम्मेदार नहीं था, बल्कि उस समय की जो परिस्थितियाँ थी और परिस्थितियों के साथ साथ जो लालची लोगों की नीयत थी, तो वो परिस्थितियाँ और लोगों की जो नीयत है वो ज़्यादा जिम्मेदार थी। अब अगर बात करते हैं कि सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कौन कौन से कार्य किन किन व्यक्तियों ने किए हैं,
तो ऐसा माना जाता है कि अकबर ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किए थे, परंतु उनको अधिक सफलता इस मामले में नहीं मिल पाई थी। फिर सती प्रथा पर सबसे पहले रोक लगाने का जो आदेश है वो मुस्लिम शासक मोहम्मद तुगलक ने दिए थे। 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक थे सिकंदर, तो उन्होंने भी इस प्रथा को बंद करवा दिया था अपने यहाँ पर। तो कश्मीर के शासक सिकंदर ने भी इस प्रथा को बंद करवाया था। अब उसके बाद में पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी इस प्रथा को बंद कराया। पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने भी बंद कराया। और जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ जो गवर्नर जनरल थे, जैसे बात करते हैं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस की, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स की, तो इन्होंने भी सती प्रथा को रोकने के लिए प्रयास किए थे, लेकिन वो भी इतने अधिक सफल नहीं हो पाए। अब सती प्रथा का जो उन्मूलन है, सती प्रथा पर जो रोक लगाने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था, वो क्या था, या इसका जो पूरा श्रेय जिसको मिलता है वो मिलता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही जो है पहली बार कानूनी रूप से इस क्रूर प्रथा को बंद करवाया था। उनके समय काल में भारत के एक समाज सुधारक हुए थे जिनको हम राजा राम मोहन राय के नाम से जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने जो है उस समय समाज में चल रही ये जो कुरीति थी, ये जो एक कुप्रथा थी, इसके उन्मूलन के लिए उन्होंने लोगों को जागरूक किया। उन्होंने लगातार मंचों के माध्यम से उन्होंने जो है विभिन्न पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाए। इस कुप्रथा के विरुद्ध जो है उन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। उनका एक पत्र था संवाद कौमुदी। तो संवाद कौमुदी के माध्यम से भी उन्होंने इस प्रथा का पुरजोर विरोध किया। अब इतने विरोध के बाद आखिरकार जो अंग्रेज़ी सरकार है उन्होंने इस कुप्रथा को रोकने के लिए, इस सती प्रथा को रोकने के लिए जो है एक कानून बनाने पर जो है विचार किया। वो अंग्रेज़ी सरकार जो है वो कानून बनाने पर विवश हो गई। तब तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 4 दिसंबर 1829 को अधिनियम पारित करके सती प्रथा को एक दंडनीय अपराध घोषित करवा दिया। तो अब आपको सवाल आता है कि सबसे पहले यह कानून कब पारित किया गया था, किसके द्वारा पारित किया गया था। तो सती प्रथा जो कानून है वह कानून कब पारित किया गया, तो ये 4 दिसंबर 1829 को पारित किया गया। और उस समय जो हमारे यहाँ के वाइसराय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय हमारे यहाँ पर सबसे पहले सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, कानून बनाया गया था। और राजा राम मोहन राय को इसका पूरा श्रेय हम देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रथा के प्रति, इस कुरीति के प्रति जो है लोगों को लगातार जागरूक किया था। अब ये जो अधिनियम बनाया गया था, नियम बनाया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा, जब कानून पारित किया गया था तो इसको सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में जो है लागू किया गया था। तो बंगाल प्रेसिडेंसी में इसको लागू करने के कारण इसको बंगाल सती अधिनियम के नाम से भी जानते हैं हम। बंगाल सती अधिनियम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। बाद में 1830 में बम्बई में और मद्रास में भी इस जो कानून को लागू कर दिया गया था। बाद में 12 नवंबर 1876 को हैदराबाद के जो छठे निज़ाम थे महबूब अली खान, तो उन्होंने भी इस सती प्रथा के खिलाफ एक चेतावनी घोषणा जारी की। और उन्होंने कहा था कि भविष्य में कोई भी इस दिशा में कार्रवाई करता है तो उसको गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। तो हैदराबाद के निज़ाम ने भी इस दृष्टिकोण से जो है खूब सारे प्रयास किए थे। अब हम बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान में जो है सती प्रथा का जो है उन्मूलन कब किया गया, इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए। तो राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो 1829 में जब सती के लिए कानून बनाया गया था, अधिनियम बनाया गया था, उससे पहले ही राजस्थान में 1822 में सबसे पहले बूंदी रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो आपसे अगर पूछ ले कि राजस्थान में सती प्रथा पर रोक सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी, तो राजस्थान में सती प्रथा पर रोक सबसे पहले
1822 ईस्वी में बूंदी रियासत में लगाई गई थी। अब बूंदी के बाद हमारे यहाँ जो रोक लगी थी वो लगी थी अलवर में। तो 1830 ईस्वी में अलवर में भी सती प्रथा पर रोक लगा दी गई और 1844 ईस्वी में जयपुर में इस प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो जयपुर में उस समय के मेजर थे मेजर जॉन लुडलो। तो मेजर जॉन लुडलो के तमाम प्रयासों के बाद जयपुर में भी उस समय सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। अब राजस्थान में सती प्रथा पर जो सबसे महत्वपूर्ण एक्शन लिया गया, जो कानूनन इसको अपराध घोषित किया गया, वो सीकर की एक घटना के बाद लिया गया। सीकर की उस घटना को हम रूप कंवर सती प्रकरण के नाम से जानते हैं। तो हुआ कुछ ऐसा था कि सीकर का एक गांव था दिवराला गांव। तो दिवराला गांव के एक राजपूत थे, नाम था माल सिंह। तो माल सिंह की शादी हुई थी जयपुर के एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे, नाम था बाल सिंह राठौड़। तो माल सिंह जो सीकर के हैं, जिनकी उम्र 24 साल है, तो उनकी शादी जयपुर की रूप कंवर के साथ होती है, जिनकी उम्र 18 वर्ष है। तो शादी होने के बाद, ये शादी उनकी हुई थी लगभग जनवरी 1987 को। तो शादी के लगभग 8 महीने बाद 3 सितंबर 1987 को शाम को अचानक जो है माल सिंह की तबीयत खराब हो जाती है। तो तबीयत खराब होने के बाद उनको जो है सीकर ले जाया जाता है इलाज के लिए। सीकर जाने के बाद अगले दिन जो है यानी 4 सितंबर की सुबह उनकी मृत्यु हो जाती है। अब माल सिंह की मृत्यु होने के बाद उनकी जो पत्नी है, 18 वर्षीय पत्नी रूप कंवर, वो भी उनकी चिता के साथ जलकर सती हो गई। अब उस समय जो कुछ लोग थे, ग्रामीण जो लोग थे या जो उस समय के सामाजिक लोग थे, उन्होंने रूप कंवर को जो है अपनी खुद की मर्जी से ही जो है अपना आत्मदाह होना बताया कि उन्होंने अपनी मर्जी से ही जो है वो सती हुई है। बाद में पुलिस की तफ्तीश भी हुई थी। तो पुलिस की तफ्तीश में ऐसा बताया गया कि उस समय जो है रूप कंवर को सती होने के लिए उन पर दबाव बनाया गया। तो पुलिस तफ्तीश में काफ़ी लोगों को इस घटना के दोष के रूप में, उस घटना के दोषी के रूप में गिरफ्तार किया जाता है। लगभग 32 लोगों को उस समय जो है वो पुलिस गिरफ्तार करती है। हालांकि 1996 में जो सीकर कोर्ट है वो उन सभी को बरी कर देती है इस घटना से। तो ये जब घटना हुई तो उस घटना के बाद अब पूरे राजस्थान में जो राजस्थान के सामाजिक कार्यकर्ता थे, सामाजिक संगठन थे, जो यहाँ के महिला संगठन थे, तो उन्होंने इस घटना के विरोध में जो है वो सरकार की आलोचना करना अब शुरू कर दिया। अब यहाँ पर सरकार का विरोध होने लगा। पूरे देश में राजस्थान के लिए इस घटना के प्रति जो है वो आलोचना की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री थे उस समय हरिदेव जोशी। तो हरिदेव जोशी ने उस समय अपने तत्कालीन जो गृह मंत्री थे उस समय के गुलाब सिंह शेखावत, तो गुलाब सिंह शेखावत की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई और राजस्थान सरकार ने सती निवारण और महिमा मंडन को लेकर 1 अक्टूबर 1987 को एक अध्यादेश जो है वो सरकार लेकर आती है। इस अध्यादेश को हरिदेव जोशी की अध्यक्षता वाली जो मंत्रिमंडल होता है वो इसको पारित कर देता है। और पारित करने के बाद जो उस समय के हमारे राज्यपाल थे राजस्थान के, बसंत दादा पाटिल, तो वो बसंत दादा पाटिल जो है इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर देते हैं। हालांकि इस अध्यादेश को बाद में कानून बना दिया जाता है, जिसको हम सती प्रिवेंशन एक्ट के नाम से जानते हैं। तो ये जो अध्यादेश था, इस अध्यादेश में कहा गया था कि किसी भी महिला को अगर सती होने के लिए उकसाया जाता है तो उकसाने के लिए उस व्यक्ति के लिए मृत्युदंड या उम्र कैद की सज़ा होगी, या सती का महिमा मंडन करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए 7 वर्ष की कैद और अधिकतम 30,000 रुपये का जो है जुर्माना उनके लिए रखा गया था। तो इसको कानूनन अपराध बनाया गया, कानूनन इसको जो है इसके लिए दंडनीय अपराध इसे घोषित किया गया, इसके लिए सज़ा का प्रावधान किया गया। और अध्यादेश में ये भी था, जो प्रिवेंशन एक्ट था उसमें, कि अगर सती की पूजा की जाती है, उसके पक्ष में माहौल बनाया जाता है, उसका प्रचार प्रसार किया जाता है, उसका जो है वो महिमा मंडन किया जाता है, सती के लिए उकसाया जाता है, तो ये क्या होगा, ये एक कानूनन अपराध होगा।
तब सती प्रिवेंशन एक्ट जो है वो बना दिया गया और 3 जनवरी 1988 को इसको लागू कर दिया गया। 3 जनवरी 1988 को सती प्रिवेंशन एक्ट या सती निरोधक जो कानून है वो लागू कर दिया गया और बाद में 1988 में ही संघीय कानून में भी इसको शामिल कर दिया गया। जो भारत का कानून था उसमें भी इसको शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से कानून बनने के बाद राजस्थान में सती प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी गई थी। हालांकि यह कानून बनने के बाद भी कई बार कई घटनाओं का जिक्र आता है जब महिलाओं ने सती होने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उनको बचा दिया गया। तो जो रूप कंवर है वह रूप कंवर राजस्थान की अंतिम सती महिला मानी जाती है। तो आज की इस क्लास में हमने देखा कि राजस्थान में जो सती प्रथा है उसको लेकर कौन कौन से कार्य हुए, सती प्रथा का जो चलन है वो कहाँ से शुरू हुआ, किस रूप में हमने उसको जो है बदल दिया, कैसे महिलाओं, प्राचीन काल की जो महिलाएं थी वो विदेशी आक्रमणकारियों से बचने के लिए अपने आप को जो है वो अपना आत्म सम्मान को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपना आत्मदाह करती थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक कुरीति का रूप बन गया। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से पहले भारत देश में जो है सती के लिए या सती प्रथा के लिए जो है रोक इस पर लगाई गई और राजस्थान में 1987 का जो सती अनुमूलन अधिनियम अनुमूलन जो कानून है बनने के बाद हमारे यहाँ पर भी इस पर पूर्णतः रोक लग गई। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक मित्रों तक आप शेयर अवश्य करें, अधिक से अधिक कमेंट और लाइक करें आप, जिससे हमारा हौसला लगातार आपके लिए बढ़ता रहे और हम इसी तरह कुछ और भी जो है छोटे छोटे टॉपिक्स और महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपके लिए लेकर आते रहें। तो अगले वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी। तब तक इस कोरोना काल में आप सभी घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इन वीडियो को आप लगातार देखते रहें और देखकर अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करते रहें। आज की क्लास में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।